तो काइनेमैटिक्स की शुरुआत करने हम जा रहे हैं एंड उसका पहला चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको मोशन इन वन डायमेंशन भी बोल सकते हैं। एंड इसमें सारी बेसिक टर्म्स जो मोशन से एसोसिएटेड हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे सबसे पहले उसने मोशन की ही डेफिनेशन दे दी है। इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। एंड ये चेंज इन पोजीशन हम दो वेज में मेजर करते हैं। पहला तो हम एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करते हैं जिससे वो ऑब्जेक्ट चला है उसकी दूरी मापने के लिए, टू मेजर द डिस्टेंस। एंड द सेकंड थिंग, वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस वे में हम इस चेंज इन पोजीशन को मेजर करते हैं। बेसिकली पोजीशन को मेजर करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। टू स्पेसिफाई द पोजीशन वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन और सेट ऑफ एक्सिस फॉर डिफाइनिंग द डायरेक्शन। तो पोजीशन के लिए क्योंकि ये दो चीज चाहिए और चेंज इन पोजीशन ही मोशन होता है, तो उसके लिए भी हमें ये दो चीज चाहिए होती है एंड इसी को मोशन बोलते हैं। और अगर ये अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है मोशन तो इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन। एंड रेक्टी वर्ड यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हमें एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है। तो वह उस रेक्टेंगुलर से आया है ये रेक्टी, जो कि आगे आने वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। We shall treat the object in motion as point objects if their size is much smaller than the distance it moves। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इससे एक क्वेश्चन भी बना हुआ है एक्सरसाइज में इसी चैप्टर के, आई थिंक पहला ही क्वेश्चन है। तो उन ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है जिनका डिस्टेंस, जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करते हैं वो बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू देयर साइज। एंड ये अजम्पशन बहुत जरूरी भी होता है काइनेमैटिक्स में, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड डिस्टेंस को मेजर करते हैं और कितने टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया है वो मेजर करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन का यहाँ पे कोई यूज नहीं होता, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट उनको ट्रीट करना जरूरी है। डायमेंशन से हम डील करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के इन रोटेशनल मोशन, जो कि पार्ट है मैकेनिक्स का ही। वहां पे सेंटर ऑफ मास आता है, तो वहां पे डेफिनेटली देखना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ हम सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। इन काइनेमैटिक्स वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। व्हाट कॉजेज द मोशन फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैप्टर 5 विच इज लॉज ऑफ मोशन। तो कॉज ऑफ मोशन आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, फोर्स होता है। यहाँ पे काइनेमैटिक्स में फोर्स की कोई बात नहीं करेंगे, हम यहाँ सिर्फ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कॉज क्या है उसका, वो चैप्टर 5 में आएगा। एंड काइनेमैटिक्स इस वर्ड से भी आप समझ सकते हैं, काइन का मतलब होता है मोशन एंड मैटिक्स का मतलब स्टडी। यहाँ पे सिर्फ मोशन की स्टडी होगी विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है और सेट ऑफ एक्सिस चाहिए होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, रेफरेंस पॉइंट उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए, सेट ऑफ एक्सिस डायरेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। इट इज कन्वीनियंट टू चूज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आ गया वो जिसकी मैं बात कर रहा था, कंसिस्टिंग ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेबल्ड एज एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट चाहिए जिससे कि हम इन तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट कर पाए। आप जानते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। एंड इसमें 3 एक्सिस है ना, आप पूछ सकते हैं कि ये ट्राइंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों नहीं हुआ। इसका नाम ट्राइंगुलर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 होता है, उसे एक्सीड नहीं करता है। लेकिन 90 डिग्री होता है ना इन तीनों एक्सिस के बीच का एंगल, तो 3 बार 90 को जोड़िए 270 डिग्री आ रहा है, जो कि एक ट्रायंगल के बस की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया जाता है। रेक्टेंगल से राइट एंगल आप याद रख सकते हैं, उससे ये रेक्टेंगुलर आपको याद हो जाएगा, क्योंकि दीज 3 एक्सिस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। एंड सेट ऑफ एक्सिस में हमें 3 ही एक्सिस क्यों रिक्वायर्ड होती हैं या फिजिक्स में, ये आपने अगर बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है बायोलॉजी का तो आपको पता होगा, वहां पे एक टर्म आती है दैट फिजिसिस्ट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल एट 3 लेवल्स, यानी 3 डायमेंशन में वो करते हैं। एंड एक्स वाई जेड इंक्लूड करते हैं तीनों डायमेंशन, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही एक्सिस आती हैं।
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन एंड सर्व्स एट द रेफरेंस पॉइंट। तो ये तीनों एक्सिस जहां से स्टार्ट होती हैं, स्टार्टिंग को ही ओरिजिन बोलते हैं ना, तो ये होगा ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन होगा, मीन्स तीनों स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है। The coordinates x, y, z describe the position of the object and along with a clock constitute the frame of reference। तो frame of reference एक बड़ी चीज है, टाइम भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सिर्फ पोजीशन को या डिस्टेंस को या डायरेक्शन को बताता है, उसमें अगर टाइम को भी इंक्लूड कर लें तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा था कि मैकेनिक्स के अंदर 3 डायमेंशंस के अंडर पूरी की पूरी क्वांटिटीज को डिफाइन किया जा सकता है, सिर्फ उनकी ही जरूरत पड़ती है, मास, लेंथ और टाइम। लेंथ और टाइम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लूड कर रहा है, लेकिन मास कहाँ गया? तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पीछे दैट इन काइनेमेटिक्स वी ओनली कंसीडर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, एंड पॉइंट है वो, उसका क्या मास होगा भाई। इसलिए मैकेनिक्स में तो जरूर मास आता है, एमएलटी तीनों आते हैं, लेकिन मास इन जनरल इस काइनेमेटिक्स में नहीं आता, क्योंकि ये छोटी ब्रांच चाहिए। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का ही हिस्सा है, लेकिन छोटा हिस्सा, उसका एक सब ब्रांच है। तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट आते हैं, इसलिए मास नहीं होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सिर्फ लेंथ और टाइम इंक्लूड किए जाएंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज्यादा इंक्लूड करता है टाइम को एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने देखा था ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है और डिस्टेंस बता रहा है, उसमें टाइम और ऐड कर दिया तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई नो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन अगर इनसे क्वेश्चन गलत हो गया आपसे नीट में तो बहुत दुख होगा आपको, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना ही बेहतर रहेगा। If one or more coordinates of an object change with time, we said that object is in motion। तो एक भी चेंज कर सकता है या एक से ज्यादा, 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, एक्स वाई जेड, तो तीनों डायमेंशन में भी मूव कर सकता है एक ऑब्जेक्ट एक ही साथ। एक में एटलीस्ट मूव करना जरूरी है कि ताकि हम उसको बोल पाए कि वो मोशन में है, अदरवाइज द ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th 10th मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। Rest and motion, these two terms are defined with respect to each other। Anything which is moving, it is not at rest, and anything which is at rest, it is not moving। तो पेयर में अक्कर करती हैं दोनों चीजें। The choice of set of axes in the frame of reference depends on the situation। ये एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट किया आगे। In one dimension we take only one axis, and 2 और 3 डायमेंशन में 2 और 3 एक्सिस आ जाती हैं, ये तो ऑब्वियस है, तीनों ही एक्सिस इंक्लूड हो जाती हैं 3 डायमेंशन में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ऊपर जो बताया गया था उसको अब आगे इलस्ट्रेट किया गया है। When we say that a car is moving, we are saying this by taking the frame of reference to be ground। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि कार मूव कर रही है, लेकिन अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लें एक पर्सन सिटिंग इन द कार, देन द कार विल बी एट रेस्ट। तो वही बात जो ऊपर बताई गई है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट चेंज करता रहता है। देखिए डिस्क्रिप्शन क्या हुआ इवेंट का, अभी तक हमने 2 ही चीजें पढ़ी हैं, रेस्ट एंड मोशन, तो वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड पे अगर कोई आदमी खड़ा है, उसको कार चलती हुई देखेगी, वो मूविंग बोलेगा, लेकिन कार के अंदर जो आदमी बैठा है वो उसको स्टेशनरी बोलेगा, मूविंग नहीं बोल सकता। अगर मूविंग बोलता होता तो उसके नीचे से होके निकल जाती गाड़ी, क्योंकि वो तो स्टेशनरी है ना, तो उसको भी उसके साथ में मूविंग होना पड़ेगा अगर वो गाड़ी के साथ अटैच हुए रहे जाना चाहता है तो। The positions to the right of origin are taken as positive and left of origin are taken as negative। तो ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। The position of point P and Q in figure 3.1 are plus 360 and plus 240 मीटर, एंड R की पोजीशन है -120। तो ये तीनों P Q R आप लोकेट कर सकते हैं इसमें। देखिए पॉजिटिव 360, पॉजिटिव 240 एंड नेगेटिव 120। बहुत सिंपल कन्वेंशन, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। The distance moved by the car is called path length। तो बहुत सिंपल है, path length का मतलब ही यही होता है
द एक्चुअल डिस्टेंस और लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे बहुत सिंपल कैलकुलेशंस की गई हैं। फ्रॉम पॉइंट ओ टू पी एंड देन पी टू क्यू, ये एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है कार। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, ओ पी 360 है और पी क्यू है 120, so 480 मीटर इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द कार। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। तो डिस्टेंस और पाथ लेंथ ये एक स्केलर होती है, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। वेक्टर के पास होती है डायरेक्शन, ये आपने पहले पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ने वाले हैं। मोशन इन टू डायमेंशन, जो मोशन इन प्लेन चैप्टर है, चैप्टर 4 उसमें आएगा। तो ये आप पॉइंट्स देख सकते हैं, ये पी टू क्यू, ओ टू पी कितना डिस्टेंस है, ओ से पी तक 360 है, फिर दोबारा वो पी के से क्यू आ रहा है। तो ये बहुत सिंपल डिस्टेंसेस हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट होती है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट डजंट केयर अबाउट द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इट इज डिनोटेड बाय डेल एक्स। ये जो डेल सिंबल होता है ये चेंज का चेंज को सिग्निफाई करता है। तो डेल एक्स हो गया x2 माइनस x1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। डेल्टा इज यूज टू डिनोट अ चेंज इन क्वांटिटी, वही मैं आपको बता रहा था। अगर फाइनल पोजीशन या फाइनल या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है इनिशियल से, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी। और फाइनल पोजीशन ये किसकी टर्म्स में डिफाइन की जा रही है, ओरिजिन से। एंड इसी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला पे ये बेस्ड है। x2 यहाँ पे दिख रहा है हमें, अगर बड़ा होगा तो ये डेल x क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, और x2 अगर छोटा हुआ तो ये नेगेटिव आ रही है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों काउंट किए जाते हैं, इसलिए इनको वेक्टर्स बोलते हैं। डिटेल्स नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी इनकी। वन डायमेंशनल मोशन में ओनली दो डायरेक्शन हमें देने होते हैं ना, एक आगे वाला एक पीछे वाला, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से ही हमारा काम चल जाता है। डायरेक्शंस डिटेल में हमें जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे वेक्टर्स यूज नहीं होते। मेन बात ये है क्योंकि दो ही डायरेक्शन हमारे पास अवेलेबल होती है, तो उनको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से शो किया जा सकता है। ध्यान रखिए वन डायमेंशनल मोशन में ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस मैग्नीट्यूड नहीं बता रहे हैं किसी भी क्वांटिटी का। These signs are used just to indicate the direction from O to P। जैसे डिस्टेंस कवर होता है 360 मीटर एंड ओरिजिन से ये राइट साइड में हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव साइन लगाया गया, पॉजिटिव 360 मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ 360 मीटर एंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज इंडिकेट बाय प्लस साइन। फ्रॉम P टू Q 240 -360 मीटर है, क्योंकि P से Q जाने पर Q बाद में आता है, तो Q माइनस P होगा इसकी डिस्प्लेसमेंट। सो 240 डिस्टेंस पे है Q माइनस 360, तो ये -120 आ गई यहाँ से डिस्प्लेसमेंट। माइनस साइन इज इंडिकेटिंग वी आर मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज द वेक्टर नोटेशन इन वन डायमेंशन। तो यही मैं आपको बता रहा था, जरूरत ही नहीं पड़ती है यहाँ पे। बेसिकली अभी आपको ये वेक्टर नोटेशन समझ भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने करवाया नहीं है। मोशन इन प्लेन आगे चैप्टर आएगा, लेकिन वन डायमेंशन में क्योंकि डायमेंशन एक ही है, तो एंगल नहीं मिल रहा है बिटवीन टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो जीरो एंगल है उसकी दो डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 180 डिग्री एंगल है। तो दो ही एंगल है, तो इन्हीं दो एंगल्स को दिखाने के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस का यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एंगल्स नहीं है क्योंकि, लेकिन वेक्टर नोटेशन में क्योंकि दो डायमेंशन आ जाते हैं, मोशन इन प्लेन में ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक डायमेंशन की डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दूसरे से कुछ एंगल बनाती है, एंड उस एंगल को बताने के लिए हम डिफरेंट फंक्शंस का यूज करते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो वहां पे बहुत सारे एंगल्स आ जाते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए वेक्टर नोटेशन में हमें इन फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही एंगल है, तो वन डायमेंशन में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से काम चल जाता है। वेक्टर नोटेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है।
the magnitude of displacement may or may not be equal to the path length traversed by an object. तो डिस्प्लेसमेंट के पास दो चीजें होती हैं, क्योंकि एक वेक्टर है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड डिस्टेंस या पाथ लेंथ के पास भी होता है, इसलिए उसके साथ इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। मे और मे नॉट बी इक्वल टू पाथ लेंथ, ये काफी अप्रोक्सीमेट स्टेटमेंट है। अगर एक्यूरेट स्टेटमेंट आप जाना चाहिए तो वो ये होती है, पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा कोई ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कंसाइड कर जाएंगे और इक्वल हो जाएगी इन दोनों की वैल्यू। लेकिन अगर मोशन में डायरेक्शन का चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट कम आएगी एज कंपेयर टू द पाथ लेंथ। ये आगे इलस्ट्रेट किया गया है इस एग्जांपल में। जैसे हम मोशन ले फ्रॉम पॉइंट ओ टू पी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है 360 मीटर। देखिए यहाँ पे साइन नहीं यूज किया गया क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। और पाथ लेंथ भी इस केस में होगी 360 मीटर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन हो रहा दोनों में, इसलिए पाथ लेंथ विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट फ्रॉम ओ टू पी एंड देन बैक टू क्यू, यहाँ पे पाथ लेंथ हो जाएगी 120 मीटर और ट्रेवल कर लिया उसने पी टू क्यू, तो 480 मीटर हो जाएगी पाथ लेंथ। बिकॉज वी नो पाथ लेंथ इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली उसने 120 मीटर और ट्रेवल कर लिया तो 480 मीटर हो जाएगी उसकी पाथ लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो जाएगी प्लस 240 मीटर। देखिए कम हो गई उसकी डिस्प्लेसमेंट एज कम्पेयर टू पाथ लेंथ, क्योंकि डायरेक्शन उसने चेंज कर लिया, रिवर्स कर लिया है डायरेक्शन। तो O to P and back to Q, यानी O to Q would be the actual displacement, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होती है डिस्प्लेसमेंट, एंड फाइनली इट इज एट Q, तो Q माइनस O इज द डिस्प्लेसमेंट एंड 240 मीटर। एंड हेयर यू सी दैट पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से प्रूव हो रहा है ये। The magnitude of displacement for a course of motion may be zero, but the corresponding path length is not zero. तो path length हमें पता है the actual distance between the 2 points, the actual length of the path। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, देयर इज अ कोर्स ऑफ मोशन, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसने इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, तो वही डिस्टेंस को पाथ लेंथ बोलेंगे। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता फॉर पर्टिकुलर कोर्स ऑफ मोशन। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली जीरो हो सकता है। अगर वो जहां से चला है वही उसी पॉइंट पे दोबारा आ जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन जीरो होगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली जीरो हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। For example, a car starts from O and goes to P and returns to O. In this case, displacement is zero, path length zero नहीं होगी, 720 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 360 उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल किया और बैकवर्ड में दोबारा फिर 360, तो 720 मीटर हो गया पाथ लेंथ। So that's the major difference between path length and displacement. एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है ये डिस्प्लेसमेंट की, कि ये कैंसल हो सकती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी होती है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये आ गए ग्राफ्स अब इस चैप्टर के, विच फॉर्म्स अ मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। हाउ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद टाइम, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ का यूज करते हैं, बिकॉज मोशन इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन। For motion along a straight line, let's say x axis, we have only x coordinate which is varying, तो इसको x की ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक कार खड़ी है x इज इक्वल टू 40 मीटर पोजीशन पे, देन उसका x की ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये पहला ग्राफ है ए में, पोजीशन ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए x इक्वल टू 40 मीटर पे खड़ा है, टाइम वेरी हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो 10 20 30 सेकंड ऐसे होता जा रहा है टाइम। लेकिन क्योंकि स्टेशनरी उसी जगह पे खड़ा है 40 मीटर पे, तो इसकी पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रही। ये आपको बताना आना चाहिए। यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन दे दिया है
अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इससे आपको सिचुएशन इन्फर करनी आनी चाहिए, और सिचुएशन उसने दे दिया कार स्टैंडिंग एट तो 40 मीटर, तो उससे आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ये वाइस वर्सा दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। If an object is moving along a straight line and covering equal distances in equal intervals of time, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कांस्टेंट। तो क्योंकि ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम में कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इसको कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बी ग्राफ, यहाँ पे दिखा रहा है। इस स्लोप से इसको पहचाना जा सकता है। यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट मोशन को स्लोप से आप पहचान सकते हैं। एक्स टी ग्राफ की स्लोप होती है स्पीड या वेलोसिटी, ये आगे आने वाला है। ये जो एंगल बना रहा है ग्राफ विद हॉरिजॉन्टल, इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। एंड आप देख सकते हैं थ्रू आउट द ग्राफ ये कांस्टेंट है, यानी कि एक्स ग्राफ की स्लोप यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी वाले मोशन को ही यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ देख लिया। अब ये गिवन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, इसके बारे में आगे आ रहा है। नाउ लेट अस कंसीडर मोशन ऑफ ए कार दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टाइम इज इक्वल टू 0। तो 0 वो टाइम होता है 0 सेकेंड जहां से स्टार्ट करता है मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट। एक्चुअली ये कोई जरूरी नहीं होता कि t इज इक्वल टू 0 से ही मोशन स्टार्ट होना हो, इससे पहले से भी मोशन हो सकता है, लेकिन ये वो टाइम फ्रेम होता है जहां से हम मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। t इज इक्वल टू 0, तो 0 से मोशन ऑफ ए कार स्टार्ट होता है ओरिजिन से, एंड इट पिक्स अप स्पीड टिल t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। पिक्स अप स्पीड इसका मतलब है स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी वेरिएबल है। एंड स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ऐसे इंटरवल्स देके आपसे पूछेगा कि ये किस टाइप का मोशन हो रहा है, तो आपको बताना आना चाहिए। अगर स्पीड चेंज हो रही है इंक्रीज या डिक्रीज तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड है टिल 18 सेकेंड, यानी 10 से 18 सेकेंड के बीच में यूनिफॉर्म स्पीड यानी यूनिफॉर्म मोशन है। Then the car stops at t is equals to 20 second at x is equals to 96 मीटर। तो अगेन ये वही है, स्टेशनरी होगी ये कार। एक्स टी ग्राफ इसका होगा अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि एक पोजीशन पे खड़ी है, पोजीशन इसकी चेंज नहीं हो रही है। तो अब इन डिस्क्रिप्शन के कोरिस्पोंडिंग आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, जो कि यहाँ पे गिवन है। तो 0 से कितना इंटरवल था, वो 10 सेकेंड था ना, 10 सेकेंड्स तक स्पीड चेंज हो रही है। तो 0 से 10 तक जो इसका ग्राफ बनेगा इट वुड बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड उसके बाद 10 से आई थिंक 18 सेकेंड तक था, या 18 सेकेंड तक देखिए यहां तक इसका ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन इंडिकेट कर रहा है। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, इसकी स्लोप सेम थी एक्स टी ग्राफ की इन यूनिफॉर्म मोशन, यहां भी स्लोप बिल्कुल सेम है। थ्रू आउट द मोशन 10 टू 18 सेकेंड तक स्लोप बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, तो इसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए ऐसी स्ट्रेट लाइन बन रही है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट विच इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। तो जो दोनों पहले डिस्कस किए गए थे उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है इस पोजीशन टाइम ग्राफ में, और एक नॉन यूनिफॉर्म भी आपको बता दिया गया है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इस डिस्क्रिप्शन से आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, और ग्राफ से समझ के आपको इन्फर करना आना चाहिए कि चल क्या रहा है, एक्चुअल कोर्स ऑफ मोशन क्या है, किस फेज में कौन सा मोशन हो रहा है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अब आगे डिस्कस की जाएंगी। हाउ फास्ट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम एंड इन व्हाट डायरेक्शन, ये दोनों ही चीजें एक ही क्वांटिटी आपको बता सकती है, उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि कितनी फास्ट पोजीशन चेंज हो रही है, डायरेक्शन के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, तो एक अलग क्वांटिटी उसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। रीजन आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट टॉक्स अबाउट
डायरेक्शन आल्सो, दैट्स वाई एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसके जस्ट अपोजिट स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, दिस वुड बी वेलोसिटी। एंड ये जो बार लगाया जाता है किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, ये आप अभी से ध्यान रख लीजिए, एवरेज क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए लगाया जाता है। द बार इज अ स्टैंडर्ड रोटेशन टू डिनोट एनी एवरेज क्वांटिटी, ये पहले ही आ गया। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, और मीटर सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि नीचे है ना सेकंड, इसकी पावर 1 है, ऊपर गई तो पावर -1 हो जाएगी। ऑल्दो किलोमीटर पर आर इज यूज्ड इन मैनी एवरीडे एप्लीकेशन, ये आपको याद रखना है, किलोमीटर पर आर यूज होती है। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एवरीडे एप्लीकेशन में कौन सी यूनिट यूज होती है स्पीड या वेलोसिटी की। तो ये आप देख सकते हैं, जो बाइक्स या कार्स में स्पीडोमीटर लगे होते हैं उसमें किलोमीटर पर आर ही होती है, मीटर पर सेकंड नहीं होती वहां पे। तो इससे आपको ये याद रह जाएगा। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी इंडीड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होती है, ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। we do not have to use vector notation for velocity also, because we are talking about one dimension, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन से ही यहाँ पे काम हो जाता है। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम 5 to 7 सेकंड कितनी होगी, ये आपको बतानी है। एंड पीछे ग्राफ गिवन है, उससे आपको बताना है। एक्सटी ग्राफ की स्लोप होती है वेलोसिटी, ये मैंने आपको अभी अभी बताया था। एंड अगर आपको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करिए। फाइनल यहाँ पे 27.4 है, इनिशियल 10 है, इन दोनों का डिफरेंस लिया और डिवाइड बाय डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस कितना है यहाँ पे 5 से 7 के बीच में 2 सेकंड है, तो 27.4 माइनस 10 डिवाइड बाय 2, दिस वुड बी 8.7 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आ गई बिटवीन दीज टू टाइम इंटरवल्स 5 and 7 seconds. It can be positive or negative because displacement can be positive and or negative, तो क्योंकि उससे ही डिराइव की जाती है ये। The sign of displacement can also be zero, दैट्स वाई वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी जीरो। तो तीनों वैल्यू पॉसिबल्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है वेलोसिटी की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की तीनों वैल्यू पॉसिबल हैं। इसके जस्ट अपोजिट याद करिए, पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि अगर कोर्स ऑफ मोशन हुआ है तो पाथ लेंथ जरूर होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ना जीरो हो सकती है ना ही नेगेटिव हो सकती है। इसलिए स्पीड जो कि डिस्टेंस या पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। फिगर 3.5 में आपको इलस्ट्रेट की गई है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ्स। आप जानते हैं एक्सटी ग्राफ की स्लोप होती है वेलोसिटी। इस केस में देखिए इसकी स्लोप आ रही है एंगल, स्लोप एंगल ही होता है बेसिकली, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल एक्यूट आ रहा है। एंड आप ध्यान रखिए, एक्यूट जब एंगल बन रहा होता है हॉरिजॉन्टल से तो वो पॉजिटिव वेलोसिटी होती है, और अगर एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा, उस केस में वेलोसिटी होगी नेगेटिव। ये आपको रट जानी चाहिए। अब कन्वेंशंस बता रहा हूं मैं कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप पहचानते हैं, कई स्टूडेंट्स को इन्हीं में दिक्कत आई रहती है। तो एक्यूट मींस पॉजिटिव, एंड इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी इंसान अगर पॉजिटिव है, आपसे पॉजिटिव बातें करता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है आपके जीवन में, तो उसको आप क्यूट बोलेंगे ना। तो इसे आप याद रखेंगे, क्यूट के साथ एसोसिएटेड है पॉजिटिव। इससे अल्टरनेट वे में आपको याद रह जाएगा कि नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल जब बनता है तो उसको नेगेटिव स्लोप होती है, तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी उसके केस में एक्सटी ग्राफ की। एंड यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल से कोई भी एंगल नहीं बन रहा, जीरो एंगल है, स्लोप यहाँ पे जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो होगी एक्सटी ग्राफ की। तो इस केस में द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सो दैट्स हाउ यू कैन डिसाइड स्लोप ऑफ एनी लाइन। अब एवरेज स्पीड की बारी, एज वी ऑलरेडी नो, हमने देख लिया है, इट इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम।
यहाँ पे टोटल वर्ड इसलिए लगाया गया है पाथ लेंथ के आगे क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरह से डायरेक्शन चेंज कर सकता है एंड बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ओनली। अगर उसने डायरेक्शन चेंज किया है बार बार तो हर बार टोटल पाथ लेंथ डिफरेंट होगी और उन सभी इंडिविजुअल पाथ लेंथ को जोड़ के ही हमें टोटल पाथ लेंथ मिलेगी, इसलिए यहाँ पे टोटल वर्ड आया है। एवरेज वेलोसिटी के केस में जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती है ऐसा टोटल वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर बार इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसमें सेम होते हैं एंड इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो यहाँ तब भी पाथ लाइन डिफरेंट हो सकती है। अगर डिफरेंट पाथवेज वो चुन रहा है, एक बार जाने में वो एक मोड़ काट रहा है, 3 मोड़ काट रहा है या 4 बार बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स ओनली इनिशियल फाइनल सेम पॉइंट हो तब भी पाथ लाइन डिफरेंट हो सकती है, उन सबको जोड़ के आएगी। इसलिए टोटल वर्ड यहाँ पे लगाना सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे ऐसा कुछ यूज नहीं हुआ। तो टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम होती है एवरेज स्पीड। इट हैज द सेम यूनिट एज वेलोसिटी बिकॉज डायरेक्शन ही इसमें सेम होता है और यूनिट यानी डायमेंशंस में कोई डायरेक्शन कंसीडर नहीं की जाती, इवन मैग्नीट्यूड भी कंसीडर नहीं किया जाता। इनमें सिर्फ डायमेंशंस देखने में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में देखा है, मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं करते हम। फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर कोविशेंट्स क्या लगे हुए हैं, उनकी पावर क्या है, सिर्फ इतना देखा जाता है, जो कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों के केस में सेम है, LT-1 होती है, इसलिए इन दोनों की यूनिट सेम है। It does not tell us about in what direction the object is moving, obviously because it's a scalar quantity and यहाँ पे पाथ लेंथ ली जाती है जहाँ पे डायरेक्शन का कोई काम नहीं है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में टोटल डिस्टेंस देखा जाता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं बताता, ये वेलोसिटी बताती है, एवरेज वेलोसिटी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। इन कॉन्ट्रास्ट एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। इस केस में ऐसा नहीं हो सकता, अगर कोर्स ऑफ मोशन हुआ है तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, ना नेगेटिव हो सकती है ना जीरो हो सकती है। इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, ये दो कंडीशन है, या तो एक तो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और एक सेम डायरेक्शन में हो रहा है, then the magnitude of displacement is equal to total path length and that's why magnitude of average velocity will be equal to average speed। ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे एक साथ मेंशन करना जरूरी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए भी वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, रिवर्स भी तो कर सकता है डायरेक्शन को। उस केस में मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट कम होगा पाथ लेंथ से, तो एवरेज वेलोसिटी कम हो जाएगी एवरेज स्पीड से। इसलिए सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहिए और स्ट्रेट लाइन में, तभी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा स्पीड से, एवरेज स्पीड के। अब ये पहला एग्जांपल आ जाता है इस चैप्टर का जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ही हमने लर्न किया है, तो उन्हीं पे यहाँ पे न्यूमेरिकल मिला आपको। O टू P से डिस्टेंस ट्रैवल करता है 18 सेकंड में और P टू Q को 6 सेकंड में करता है। आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है फ्रॉम O टू P एंड देन बैक टू Q। तो इसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी, जो पीछे मीटर स्केल दिया हुआ है जहाँ पे डिस्टेंसेस दिए हुए हैं उसकी। एवरेज स्पीड भी आपको यहाँ पे बतानी है, मैंने हाईलाइट नहीं किया है इसको यहाँ पे। तो एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो O टू P तक डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे 360 मीटर है, 18 सेकंड लग गए उसको, यहाँ पे गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दीजिए पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकंड आ रही है वेलोसिटी, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। एंड एवरेज स्पीड भी इस केस में यही होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्पीड के आगे कोई भी साइन नहीं लगाया गया है क्योंकि हमेशा ही पॉजिटिव होती है, कोई फायदा नहीं है साइन लगाने का, आप जानते ही हैं ये पॉजिटिव होगी। दस इन दिस केस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बिकॉज डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है एंड अलोंग द सेम डायरेक्शन। इन द सेकेंड केस एवरेज वेलोसिटी again displacement upon time, displacement in that case would be 240 मीटर because 360 वो आगे ट्रेवल कर गया था, उसके बाद O टू P हो गया 360, फिर बैक टू Q जब वो आया तो 120 मीटर उसने और ट्रेवल कर लिया इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो डिक्रीज हो जाएगा 360 माइनस 120 240 मीटर। एंड टाइम तो चल ही रहा है लगातार
टाइम नहीं रिवर्स होता, तो 18 प्लस 6 सेकेंड उसको लगे ये रिवर्स डायरेक्शन में आने में, तो टोटल हो गए हमारे पास 24 सेकेंड्स। 240 डिवाइड बाई 24, तो पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। एंड यहाँ पे अगेन पॉजिटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट जितना उसने पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, नेगेटिव में रिवर्स में उससे कम किया है। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका यही सिग्निफिकेंस है। अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड आप निकालें तो टोटल पाथ लेंथ होगी जो 360 प्लस 120 उसने रिवर्स में ट्रैवल किया वो भी इंक्लूड होगा, क्योंकि इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट ऐड होगा। तो यहाँ पे 360 प्लस 120 24 सेकेंड टाइम तो था ही, तो 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे एवरेज स्पीड आ जाएगी। देख सकते हैं आप एवरेज स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू एवरेज वेलोसिटी। Here average speed and average velocities are not equal because there is a change in direction, so the path length is greater than the magnitude of the displacement, that's why speed ज़्यादा होगी। This shows that speed is in general greater than the magnitude of the velocity। important point है ये। in general क्या होता है, वो जो पीछे आपको दो पॉइंट्स बताए गए थे कि सेम डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, वो एक्सेप्शंस थे, यूनिक कंडीशंस थी। उनके अलावा जो कोई भी रियल वर्ल्ड में सिचुएशन होगी उसको इन जनरल बोलेंगे, यानी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहा और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहा, ये इन जनरल कंडीशंस होंगी। इन दोनों ही सिचुएशंस में स्पीड विल बी ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, अगेन बिकॉज पाथ लेंथ वुड बी ग्रेटर इन दोज केसेस एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यही एक रीजन है। एंड ये आगे एक इंस्टेंस आपको दिया गया है, एंड इसका यूज आया था 2019 में, एक क्वेश्चन आया था, एंड वो ऐसा लगता है कि एसएचएम से था, सिंपल हार्मोनिक मोशन या ओसिलेशन से, लेकिन यहाँ से वो सिंपल ही हो जाता। ओ टू पी जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट एंड बैक टू ओ, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो स्पीड तो इस केस में 20 मीटर पर सेकेंड होगी, हमने देख लिया था, लिखा लिया। एंड एवरेज वेलोसिटी इस केस में जीरो होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जहां से चला था वहीं से आ रहा है। तो पेंडुलम के ऊपर यह क्वेश्चन था, अगर एक कंप्लीट ओसिलेशन के अंदर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये आपसे पूछा था। तो क्योंकि कंप्लीट ऑसिलेशन में जिस पॉइंट से वो चलता है उसी पे वापस आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी उस केस में जीरो होगी। आपको एसएचएम पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, मोशन इन 1D से ही हो जाता वो क्वेश्चन। एक्चुअली जो स्पीड की वैल्यू हमने निकाली थी ये O2P एंड P2Q थी, जो कि 360 प्लस 120 ये डिस्टेंस हो जाएगा। 480 मीटर डिवाइड बाय 24 सेकंड, यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड आ रही थी। बैक टू ओ में डिस्टेंस हो जाएगा 720 मीटर एंड टोटल टाइम हो जाएगा 36 सेकंड। उसको फिर डिवीजन कीजिए, अगेन 20 मीटर पर सेकंड आ रही है, तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते थे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अब यहाँ पे बात की जा रही है। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी हमने देख ली। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम्स, दिस इज टोल्ड टू अस बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाम बता रहा है ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी where the time interval delta t becomes infinitesimally small। ये जो एक इंस्टेंट ले रहे हैं हम टाइम का, इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू तो डिफाइन की नहीं जा सकती, तो इसको छोटे से छोटा लेने के लिए हम इनफाइनिसिमली स्मॉल लेते हैं डेल्टा टी को, और एवरेज वेलोसिटी को ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब टाइम इंटरवल इनफाइनिसिमली स्मॉल कर दिया जाता है। व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो देन एवरेज वेलोसिटी ओनली इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया जाता है इसमें, एक इंस्टेंट के बराबर। तो dx by dt होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हेयर d इज शोइंग the change in position and dt is showing change in time, dx dt, and d here indicating differentiation बेसिकली चेंज ही होता है, बहुत छोटा चेंज d से डिनोट किया जाता है, स्मॉल d से। एंड ये जो डेल्टा t है ये अच्छा खासा सिग्निफिकेंट चेंज डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, हमने देखा भी था, चेंज ही डिनोट करते हैं डेल्टा भी और डी भी, सिर्फ खाली साइज का डिफरेंस होता है इस चेंज में। द क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3.3a जो कि हमने यहां देखी,
is the differential coefficient of x with respect to time denoted by dx by dt. It is the rate of change of position with respect to time at that particular instant. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी। अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम इसे ही फाइंड कर रहे हैं तो इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि ये जो राइट हैंड साइड पे लिमिट वाली टर्म है इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स यानी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं। एंड ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्योंकि इसमें टाइम इंटरवल को इनफाइनिसिमली स्मॉल दिया जाता है एंड इस स्मॉल चेंज ऑफ टाइम में पोजीशन भी तो स्मॉल ही चेंज होगी, तो उसी को dx से डिनोट किया जाता है। एंड स्मॉल चेंज इन टाइम इस डेल्टा टी टेंस टू 0 इसको dt से, सो दैट्स हाउ ये राइट हैंड साइड की जो टर्म है लिमिट वाली dx by dt के इक्वल हो जाएगी है। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट की जा सकती है और न्यूमेरिकली भी। तो जैसे एवरेज वेलोसिटी हमने पीछे देखा था उसको भी डिनोट कर सकते थे ग्राफिकली या फिर न्यूमेरिकली, वैसा इसके साथ भी किया जा सकता है। एंड वेलोसिटी यहाँ पे होती है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द ग्राफ एट दैट इंस्टेंट। यहाँ पे टेंजेंट बनाना पड़ता है। टेंजेंट होता है द लाइन स्ट्रेट लाइन टचिंग दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट जहाँ पे आपको वेलोसिटी चाहिए होती है। यहाँ पे टेंजेंट बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक्सटी ग्राफ में जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन ग्राफ बनता है वो कर्व्ड हो सकता है एंड कर्व्ड लाइन की आप स्लोप नहीं निकाल सकते। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाती है टचिंग दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट, उसको टेंजेंट बोला जाता है। दैट गिव्स वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज डिफिकल्ट टू शो दिस प्रोसेस ग्राफिकली बट इफ वी यूज न्यूमेरिकल मेथड द मीनिंग ऑफ द लिमिटिंग प्रोसेस बिकम्स क्लियर। तो ग्राफ में क्योंकि एक लिमिटेशन होती है कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ इंटरवल्स ही आप ले सकते हैं टाइम के और पोजीशन के, उससे छोटे अगर ले गए आप तो विजिबल ही नहीं होगा वो ग्राफ। जैसे कि पीछे जो ग्राफ गिवन था उसमें टाइम इंटरवल 0.5 सेकेंड्स के इंटरवल्स में थे, तो लिमिटिंग प्रोसेस यहाँ पे शो नहीं कर सकते आप, दिखेगा ही नहीं ग्राफ। वो डेल्टा टी टेंस टू 0 होना चाहिए इनफाइनिटली स्मॉल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो करने के लिए। जीरो के पास 0.001 सेकेंड इतना कुछ एंड, लेकिन ग्राफ में तो आपने पीछे देखा सबसे बड़ा टाइम इंटरवल 0.5 सेकंड शो कर सकते हैं। उसे छोटा करेंगे तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा वो ग्राफ, आप उस ग्राफ को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शो दिस लिमिटिंग प्रोसेस ग्राफिकली। लेकिन न्यूमेरिकली आप कितनी भी छोटी वैल्यू ले सकते हैं डेल्टा टी की, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं करना है एंड इट इज द बेटर मेथड देन टू एक्सप्लेन इट ग्राफिकली, इट इज मोर एक्यूरेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों ग्राफिकली इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, आपसे पूछा जा सकता है ये। तो न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, बिकॉज इन्हीं दोनों से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली जा सकती है। अगर ये रिलेशन आपको पता है तो इनफाइनेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल लीजिए आप डेल्टा टी एंड उसी टाइम इंटरवल में जो चेंज इन पोजीशन हो रही है उसको उससे डिवाइड कर दीजिए तो इनफाइनाइट, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता लग जाएगी। जैसे यहाँ 4 सेकंड पे आपको निकालनी है फॉर एग्जांपल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम t1 आप ले लेंगे, t2 लेंगे बेसिकली ज्यादा, t1 इससे थोड़ा सा कम। यहाँ पे देखने लायक बात सिर्फ इतनी है कि डेल्टा टी की वैल्यू आप 0.01 सेकंड तक छोटी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफिकली कुछ शो नहीं करना है आपको। तो t1 टाइम ले लिया आपने थोड़ा सा कम इस 4 सेकंड से, t माइनस डेल्टा टी बाई 2। यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है कि डेल्टा टी बाई 2 है फिर या फिर 3 है, इतना सिर्फ याद रखना है कि ये छोटे टाइम इंटरवल्स है। टी जो 4 सेकंड इससे थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा। डेल्टा टी क्योंकि खुद बहुत स्मॉल है 0.001, तो इसको 2 से और डिवाइड किया तो और छोटा टाइम इंटरवल हो जाएगा। इनफाइनेसिमली स्मॉल तक जाना आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए। तो इन दो पॉइंट्स अपने टाइम इंटरवल लिए, अब पोजीशन निकालनी है आपको इन्हीं दो इंटरवल्स पे। इसके लिए आप ये रिलेशन यूज करेंगे जो
आपको यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू 0.08 टी क्यूब, तो उसके लिए इसके बाद x1 आ जाएगा xt1, यानी पोजीशन एट टाइम t1 एंड पोजीशन एट टाइम t2 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए आप डेल्टा x एंड डिवाइड दैट बाय डेल्टा t, यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी। एंड वी नो अगर इस टाइम इंटरवल को डेल्टा टी को हम डिक्रीज कर दें 2 सेकंड से, जो कि एवरेज में था, टू 0.01 सेकंड, लिमिटिंग वैल्यू कर दें डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन दिस एवरेज वेलोसिटी ओनली इट अप्रोचेस टू लिमिटिंग वैल्यू 3.84 मीटर पर सेकेंड, विच इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एज टी इक्वल टू 4 सेकेंड। यही होगी फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये प्रोसेस होती है न्यूमेरिकली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करना आसान होता है, यहाँ से क्लियर हो रहा है। एंड ये टेबल भी वही शो करती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज टी इक्वल टू 4 सेकेंड, यही होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड व्हेन यू डू द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी टू बी लिमिटिंग डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देखिए 0.01 जब कब आप कर रहे हैं डेल्टा टी की वैल्यू, तब जाके एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास आ रही है 3.84 मीटर पर सेकेंड। दिस शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड। आप बहुत एक्यूरेटली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यही ये टेबल इलस्ट्रेट कर रही है। फिगर 3.7 आपको शो कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द कोरिस्पोंडिंग मोशन इन फिगर 3.3। तो ये तो थ्योरी में भी मेंशन था दैट 0 से 10 सेकंड के बीच में नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यानी वेलोसिटी और स्पीड वहां पे इंक्रीज कर रही है, तो वो यहाँ पे शो किया गया है 0 से 10 सेकंड के बीच में नॉन यूनिफॉर्म है, इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी या स्पीड, और 10 से 18 के बीच में स्पीड कांस्टेंट थी, यानी यूनिफॉर्म मोशन था, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है। और 18 से 20 के बीच में रेस्ट पे आ रही थी, 18 से 20 तक, एंड रेस्ट पे आ रही है तो डिक्रीज करके ही आ रही होगी वेलोसिटी या स्पीड, तो वही यहाँ पे शो किया गया। लेकिन एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, इसमें जो स्पीड इंक्रीज कर रही है वो भी वेरिएबल है, एंड वीटी ग्राफ की स्लोप dv बाई dt होती है। एक्सेलरेशन यहाँ पे इसे पता लगा कि एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, ये आगे आपको आएगा। जैसे xt जो ग्राफ होता है उसकी स्लोप वेलोसिटी होती है, वैसे vt ग्राफ की वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। एंड इन द सेकंड केस जहां पे डिक्रीज कर रही है ये वेलोसिटी, यहाँ पे इस स्लोप से देख के आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इस केस में कांस्टेंट होगा। तो ये आप यहाँ इस ग्राफ से इन्फर कर सकते हैं, लेकिन इसको थ्योरी में नहीं बताया गया है कि 18 से 20 में एक्सेलरेशन की क्या कंडीशन है, कि वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ये थ्योरी से इन्फर आउट नहीं कर सकते आप, ये ग्राफ में ही मैंने बता दिया आपको। द ग्राफिकल मेथड इज नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट मेथड है। क्यों कन्वीनियंट नहीं होता ऑलवेज, ये मैंने आपको बता दिया, पीछे बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इसे। It is easier to calculate the value of velocity at different instants if we have the data of positions at different instants or exact expression for the position of function of time। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी आपको पीछे गिवन था, एंड पोजीशन एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ये आप डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पुट करके या तो निकाल सकते हैं या आपको वैल्यूज गिवन होंगी, ये दोनों चीजें आपको गिवन है। देन यू कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेरी इजीली एज कंपेयर टू ग्राफिकल मेथड, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में इंस्टेंटेनियस टाइम शो ही नहीं किया जा सकता, बहुत छोटा हो जाएगा वो एज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द ग्राफ। सो नाउ यू नो व्हाई इट इज इजियर टू कैलकुलेट इज न्यूमेरिकली। अब आगे जो एग्जाम्पल गिवन है सेकेंड एग्जाम्पल 3.2, इसके लिए मैंने ये दो फॉर्मूला लिखे हुए हैं यहाँ पे, बेसिकली एक ही यूज होगा इनमें, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मैं अलग से कोई बेसिक मैथमेटिक्स नहीं करवा रहा हूँ, जितना जिस चैप्टर में जरूरत होगी वही देख लिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है इस फॉर्मूला की डिफरेंशिएशन की, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया गया है। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर विच इज एक्स टू द पावर एन, बेसिकली ये क्वांटिटी है, रिलेशन एक्स टू द पावर एन, इसका क्या होगा dx बाई dt, उसका तो डिफरेंशिएशन होगा ही, लेकिन n की पावर ये जो ऊपर है ये आगे आ जाएगी और एक n-1 हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, ये यूज होगा इस एग्जांपल में।
एक्स का डिफरेंशिएशन विद टाइम dx बाई dt ही होता है, लेकिन क्योंकि ये x टू द पावर n है तो n पहले नीचे आ गया और फिर पावर में से एक माइनस होगा, क्योंकि एक आगे आ गया ना n, इसलिए पावर में से एक माइनस करना होगा। इंटीग्रेशन इसका जस्ट अपोजिट होता है, डिफरेंशिएशन होता है काटना, इंटीग्रेशन होता है जोड़ना। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। ये दो जस्ट अपोजिट चीजें होती हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन होता है और इंटीग्रेशन में डिवीजन होता है। n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना पावर से, यहाँ पे जो पावर है n प्लस वन उससे डिवाइड कर रहे हैं। और डिफरेंशिएशन क्योंकि काटना होता है तो इसमें डिक्रीज किया जाता है n माइनस वन, और इंटीग्रेशन क्योंकि जोड़ना होता है इसमें पावर ऐड की जाती है n प्लस वन। तो ये अपोजिट चीजें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में होती हैं, इनको अल्टरनेटिवली हम याद रखते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज होगा डिफरेंशिएशन का यहाँ पे। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन बाय द रिलेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। तो पोजीशन का रिलेशन बहुत जरूरी है न्यूमेरिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, इसलिए आपको यहाँ पे गिवन है ये। यहाँ पे a और b जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज आपको गिवन है। आपको बताना है वेलोसिटी एज एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, और एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है बिटवीन इंटरवल 2 to 4 सेकंड्स। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का वही एक तरीका है dx बाई dt। एंड यहाँ पे a क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है 8.5 एंड डिफरेंशिएशन होता है चेंज, तो कांस्टेंट नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है उस क्वांटिटी में, इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन जीरो होगी। a का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो, बचा सिर्फ बी टी स्क्वायर इन x के फॉर्मूला में। तो बी टी स्क्वायर में हमने देखा था कि x टू द पावर n का होता है, n आगे आ जाता है और उसकी पावर n माइनस वन आ जाती है, तो 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा और t टू द पावर 2 माइनस वन यानी 1, तो 2bt आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू। b की वैल्यू यहाँ पे 2.5 आपको गिवन है, तो 2.5 इंटू 2 इज 5t मीटर पर सेकंड। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। आपको पूछिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एस टी इज इक्वल टू 0 सेकंड एंड 2 सेकंड, टी इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 मीटर पर सेकंड आएगी इस इंस्टेंट पे, एंड 2 सेकंड पे आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। सो ये डिफरेंशिएशन का तरीका होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का। एवरेज तो बहुत पहले हमने देख लिया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, t इज इक्वल टू 4 सेकंड फाइनल इंटरवल है, तो यहाँ पे पोजीशन निकालिए और इनिशियल इंटरवल है 2 सेकंड। यहाँ पे इन दोनों का टाइम डिफरेंस पोजीशन डिफरेंस लीजिए और टाइम डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए 4 माइनस 2, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होती है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपको, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर में a और b की वैल्यू पुट कीजिए और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पहले पुट कीजिए तो x2 आ जाएगा, x1 आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पुट करके। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मेथड दिया गया एनसीईआरटी के द्वारा इजी कैलकुलेशंस के लिए। पहले आप एल्जेब्रिकली जो वैल्यूज गिवन है उनमें ही सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ पे 16b माइनस 4b, यहाँ से 12b को आपने 2 से डिवाइड किया तो 6b आपके पास आ जाएगा, प्लस a से माइनस a तो कैंसिल हो ही रहा है। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप 2.5 टू गेट द आंसर 15 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत में ही अगर आपने a और b की वैल्यू पुट कर दी होती तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती। तो ये इजी मेथड एनसीईआरटी ने खुद आपको बताया है नीट के एग्जाम में कैलकुलेशंस करने का। सबसे पहले आपको एल्जेब्रिकली सोल्व करना होता है इन वैल्यूज को, लास्ट में जाके वैल्यूज पुट करनी है आपको। नोट दैट फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज द सेम एज एवरेज वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट्स। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में एवरेज वेलोसिटी हैज सेम वैल्यू एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड ये बहुत ऑब्वियस भी है, आप जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस वहां पे कवर हो रहे होते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेट्स अज्यूम दोस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स आर इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी और छोटा सा डिस्टेंस वो कवर होगा, उस dx को dt से डिवाइड कर दिया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। उन्हीं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप n टाइम्स ऐड कीजिए और n से ही डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी। तो आप कर क्या रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम वैल्यू को,
और n ही से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर तो सेम आ जाएगा ना वो, इसलिए बोल रहा है ये यूनिफॉर्म मोशन के केस में एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस स्पीड और सिंपली स्पीड, दिस इज इंपॉर्टेंट नोशन इंट्रोड्यूस बाय एनसीईआरटी। अगर आपको किसी जगह पे स्पीड गिवन है या वेलोसिटी गिवन है तो आप अज्यूम करेंगे कि वो इंस्टेंटेनियस है। अगर एवरेज उसको मेंशन करना होगा तो उस सिंबल के ऊपर बार वो इंट्रोड्यूस करेगा सिंबली अगर उसको एक्सप्लेन करना है, और अगर नहीं तो एवरेज लिखा होगा उस क्वांटिटी के आगे अगर एवरेज बताना। अगर नहीं लिखा तो आप अज्यूम करेंगे कि वो इंस्टेंटेनियस है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और सिंपली स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल velocity can be positive 24 meter per second or negative 24 meter per second also, because it has direction also, but speed in both of these cases would be 24 meter per second only, because speed is a scalar quantity. And average speed can be greater than or equal to the magnitude of average velocity, reason being the path length can be greater than or equal to the magnitude of displacement, because average speed देखती है path length और distance total path length, and average velocity देखती है displacement। तो क्योंकि path length ज्यादा या equal हो सकती है displacement की, average speed ज्यादा या equal हो सकती है average velocity के। बहुत सिंपल है ये, समझ में आ ही गया होगा ऑलरेडी आपको। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा ऑब्जेक्ट, और सेम डायरेक्शन में कर रहा होगा, रिवर्स नहीं कर रहा होगा उसी छोटे से ही इंटरवल में। तो जो कंडीशन थी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के इक्वल होने की, दैट दे शुड बी ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एंड द पार्टिकल शुड बी ट्रेवलिंग एट स्ट्रेट लाइन। तो वो दोनों कंडीशन यहाँ पे इनफाइनिसिमली जब स्मॉल टाइम इंटरवल आप लिखते हैं तो वहां पे दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई यू कैन से दिस। तो अब आता है एक्सेलरेशन का कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन। एंड इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी एनर्जी एंड कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो आप भी एक ब्रेक ले सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस कंसेप्ट एक्सेलरेशन।